हेलो स्टूडेंट्स। आज सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु ये चैप्टर हम करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्लास 8th साइंस। ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा ऋतु में ब्रेड रोटी सड़ने लगती है, उस पर काले धब्बे, सफ़ेद काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं। इन्हें हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। आवर्धक लेंस, उत्तल लेंस। ये संरचनाएं क्या हैं? ये सब क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल। इनके चित्र आगे दिखेंगे। अब है विषाणु। विषाणु को भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में ही रखा जाता है। इनकी विशेषता क्या होती है? विषाणु जब किसी निर्जीव स्थान जैसे बर्फ, रेत, मिट्टी, जल के अंदर है तो ये निर्जीव रहता है, और जब किसी सजीव में प्रवेश कर जाता है जैसे पौधे, पशु या पक्षी में, तो यह सजीव हो जाता है। कुछ सामान्य रोग जो विषाणु के कारण होते हैं जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं अक्षय रोग, टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। चित्र में 2.1 में जीवाणु, स्पाइरल जीवाणु, सर्पिलाकार, छड़नुमा जीवाणु। चित्र 2.2 क्लाइडोमोनास स्पाइरोगायरा, ये शैवाल के एग्जाम्पल हैं। चित्र 2.3 अमीबा पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव हैं, प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। चित्र 2.4 राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सब कवक के उदाहरण हैं। चित्र 2.5 विषाणु का एग्जाम्पल है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? पहले भी जैसे हमने रहने का स्थान बताया इनका। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं जैसे कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। बर्फीली, शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। मरुस्थल में भी, दलदल में भी पाए जा सकते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह बना करके रहते हैं। पॉइंट 2.3 सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक भी हैं। आइए इनका अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, इनके विघटन में, औषधि उत्पादन में, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में, नाइट्रोजन शिथिलीकरण में सूक्ष्म जीव काम आते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित
कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों है? आइए, चित्र 2.6। ईस्ट पाउडर के साथ मैदा मिलाया गया। 2 घंटे बाद हमने देखा उसमें खमीर पैदा हो गई। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मद का आयतन बढ़ा देते हैं, आकार बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में उपयोग आता है, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, केक इनसे बनाया जाता है। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग, औद्योगिक उपयोग क्या है सूक्ष्मजीवों का? अल्कोहल बनाने में, शराब, एसिटिक अम्ल बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस से उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ये सूक्ष्मजीवों के वाणिज्यिक उपयोग हैं। नेक्स्ट, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण एक गंध बनती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन का यह प्रक्रम किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। किण्वन की खोज की लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने सन 1857 में। अब है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। दवाई बनाने में क्या क्या काम आते हैं सूक्ष्म जीव? पेनिसिलिन का इंजेक्शन आपने देखा है। जो भी प्रतिजैविक दवाई, एंटीबायोटिक कैप्सूल डॉक्टर आपको देता है, ये सब सूक्ष्मजीवों द्वारा ही बने होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव बीमारी पैदा करने वाले अन्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सब एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्त्री प्लेट पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई, जो कि एक एंटीबायोटिक औषधि है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। दवाइयाँ उन्हें भी दी जाती हैं। विशेष बात, हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिजैविक पदार्थ केवल डॉक्टर की सलाह से लें। जब भी लें, कोर्स पूरा करना चाहिए इनका, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, जितना भी डॉक्टर बताए। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक पदार्थ नहीं लेने चाहिए। सर्दी, जुखाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक पदार्थ प्रभावशाली नहीं होते, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन, टीका। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी एक तंत्र है मानव शरीर में, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। जब भी बाहर से सूक्ष्मजीवों का हमला होता है तो शरीर उनसे मुकाबला करता है। उस तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र
कहते हैं। प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, अक्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों के वैक्सीन बनाए जा चुके हैं। इनमें एक रोग और है पोलियो। अर्थात वैक्सीन का अर्थ क्या हुआ? रोग होने से पहले ही शरीर में दवाई की मात्रा दे देना, ताकि जब रोगों के सूक्ष्म जीवों का हमला हो तो शरीर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसे हम वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से बचने के लिए टीके दिए गए हैं, जैसे काली खांसी है, बीसीजी है, पोलियो है। पोलियो ड्रॉप बच्चे को दिया जाता है, वास्तव में एक टीका है, वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। अन्य उपयोग है सूक्ष्मजीवों का मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन का मतलब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि हो जाती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन शिथिलीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। चित्र 2.7 नाइट्रोजन शिथिलीकारक नीले हरे शैवाल। एक और उपयोग है सूक्ष्मजीवों का पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली और बूझो जो करैक्टर हैं हर चैप्टर में आते हैं। दूसरे विद्यार्थियों ने घरों एवं बगीचों से पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद। तो ये भी सूक्ष्मजीवों का एक लाभ है कि वो सड़ी गली सब्जी, पत्ते, रसोई का बचा हुआ सामान उनको सूक्ष्मजीव कंपोस्ट खाद में परिवर्तित कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है 2.4 हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। फर्स्ट है मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय, जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति, इन्फेक्टेड पर्सन अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स एवं अक्षय रोग। चिकन पॉक्स छोटी माता। नेक्स्ट है मादा एनाफिलीज मच्छर। चित्र दिखाई दे रहा है आपको 2.8। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है, जिससे हमें मलेरिया रोग होता है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है।
हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, आइए जानते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखें। इस प्रकार हम मच्छरों पर काबू पा सकते हैं व मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं, डेंगू को फैलने से रोक सकते हैं। अब एक सारणी है 2.1 जिसमें मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका तथा बचाव के उपाय दिए गए हैं। इन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। मानव रोग है अक्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं। रोग कारक सूक्ष्मजीव है जीवाणु। संचरण का तरीका वायु। बचाव कैसे करेंगे? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करवाना। नंबर 2 है खसरा, मीजल्स। ये वायरस विषाणु द्वारा वायु से फैलता है। बचाव के उपाय सेम हैं। नंबर 3 पर है चिकन पॉक्स, छोटी माता, वायरस के द्वारा, वायु, संचरण का तरीका। पोलियो नंबर 4 पर, वायरस विषाणु द्वारा, संपर्ण का तरीका वायु या जल के द्वारा। नेक्स्ट है हैजा और टाइफाइड। टाइफाइड को हिंदी में मोतीझारा भी बोलते हैं। दोनों रोग जीवाणु द्वारा फैलते हैं, दूषित जल या भोजन के द्वारा। बचाव का उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके हुए भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। जब भी भोजन खाएं ये देखें कि स्वच्छ हो और आपके हाथ भी स्वच्छ हों, साफ हों, धुले हुए हों। हेपेटाइटिस ए, 3 तरह का हेपेटाइटिस ए, बी, सी विषाणु के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस का लगभग अर्थ क्या है? पीलिया, लीवर की बीमारी है। संचरण का तरीका दूषित जल, उबले हुए पेय जल का उपयोग करना व टीकाकरण करना। लास्ट मलेरिया, फैलने का तरीका कारक सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ, मच्छर के द्वारा। बचाव कैसे करें? मच्छरदानियों का उपयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने दें। नेक्स्ट है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जैसे मनुष्य में रोग फैलाए सूक्ष्मजीवों ने, ऐसे ही पेड़ पौधों में भी और जंतुओं में भी ये रोग फैलाते हैं। कुछ उदाहरण हैं। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग और विषाणु द्वारा होने वाला रोग आपने देखा। पौधों में कुछ सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि में भी रोग फैला देते हैं। आइए इनको हम टेबल सारणी 2.2 के अंदर देखते हैं। पादप रोग का नाम है नींबू कैंकर, धब्बा लग जाता है नींबू के ऊपर। सूक्ष्मजीव जीवाणु, संचरण का तरीका वायु, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ब्लैक स्पॉट बन जाता है, रेड कलर का, ब्लैक कलर का। नंबर 2 गेहूं की रस्ट, सूक्ष्मजीव का नाम कवक, संचरण का तरीका वायु एवं बीज। गेहूं का जो दाना है वो बिल्कुल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, चूर्ण बन जाता है। भिंडी का पीत रोग वायरस के द्वारा, संचरण का तरीका कीट। नेक्स्ट है जी खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, भोजन के अंदर जहरीला पदार्थ बन जाना। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तता हो सकती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देता है, जहरीला बना देता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है।
अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। 2.5 है खाद्य परिरक्षण। परिरक्षण का अर्थ है बचाना। किस प्रकार सूक्ष्म जीवों से हम अपने भोजन को बचा सकते हैं। कुछ सामान्य तरीके सभी छात्र जानते होंगे, जैसे फ्रिज में खाद्य पदार्थ को रखकर समय समय पर उबाल कर। आइए अब हम इन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए करते हैं, अतः इन्हें परिरक्षक भी कहा जाता है। जैसे आपने अचार डाला, उसमें नमक का प्रयोग किया, सरसों के तेल का प्रयोग किया, तो जिस भी चीज़ का आपने अचार डाला, चाहे वो नींबू है, आम है, मूली है, गाजर है, उसको आपने क्या कर दिया, परिरक्षित कर दिया। काफ़ी लंबे समय तक वो खराब नहीं होगा। नेक्स्ट है नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए नमक का उपयोग हम आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी करते हैं। नेक्स्ट है चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है। जैसे चीनी से आपने क्या बनाई, चाशनी। उस चाशनी के अंदर आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा आपने बना लिया, तो वो काफ़ी लंबे समय तक परिरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, जैसे अचार के रूप में, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है गर्म एवं ठंडा करना। तो समय समय पर माँ को देखते हैं दूध उबालते हुए, जिनके घर में फ्रीज नहीं है। तो क्या है ये तरीका है उस भोजन को, उस दूध को काफ़ी समय तक बचाए रखने के लिए सूक्ष्म जीवों से। कभी उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जो उसकी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। नेक्स्ट है थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। क्या है पाश्चरीकरण, आइए जानते हैं। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। कैसे मुक्त होता है? इस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर देते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, इसलिए इसे पाश्चरीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी नाइट्रोजन शीतलीकरण। पिछली कक्षा 6th में 7th में आपने एक जीवाणु का नाम पढ़ा है राइजोबियम जीवाणु, जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जड़ों के अंदर गांठें हैं, उनमें पाया जाता है। जितनी भी दाल देने वाली, जैसी मटर है, सोयाबीन है, अरहर है, चना है, सब के अंदर वो जीवाणु पाया जाता है। क्या करता है ये राइजोबियम? लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। लेग्यूम का अर्थ है फलीदार पौधे, सेम और मटर। कभी कभी तड़ित, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो नाइट्रोजन का शीतलीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आइए अब हम नाइट्रोजन का चक्कर देखते हैं। 2.7 नाइट्रोजन चक्कर। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरिम, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को ले लिया सीधा। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल, जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का शीतलीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं।
जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक बनाने में किया जाता है। जंतु उन प्रोटीन को पौधों से प्राप्त कर लेते हैं। आइए नाइट्रोजन का चक्कर देखते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 78%। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन कहाँ आई? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा शिथिलीकरण हुआ। कभी बिजली चमकी तो भी नाइट्रोजन का शिथिलीकरण हुआ। जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना और फिर मिट्टी में पहुंचा देना। अब मिट्टी से उसको पौधों द्वारा अवशोषित कर लेना, पौधों को जंतुओं द्वारा ले लेना, जंतुओं के द्वारा भी मिट्टी के अंदर पहुंच जाना, और जब नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है तो वापस फिर से वायुमंडल में नाइट्रोजन आ जाती है, जिससे उसकी मात्रा 78% बनी रहती है। ये सारांश है, नोटबुक में नोट करेंगे बच्चे। आपने क्या सीखा? एक्सरसाइज है इसके बाद में, जैसे प्रश्न नंबर 1 है खाली स्थान, प्रश्न नंबर 2 सही गलत के निशान, प्रश्न नंबर 3 कॉलम मैचिंग, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 सूक्ष्मजीवों पर 10 पंक्तियाँ, उपयोगी सूक्ष्मजीवों पर, प्रश्न नंबर 8 हानिकारक प्रभाव सूक्ष्मजीवों के, प्रश्न नंबर 9 प्रतिजैविक पदार्थ। ओके।